नमस्कार सभी दोस्तों का स्वागत है मुकेश महेंद्र एजुकेशन चैनल पर। और मैं आपका दोस्त महेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों। तो आज हम प्रमुख इकोनॉमिक्स के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों के बार बार कमेंट आ रहे थे कि भैया इकोनॉमिक्स पर प्रमुख इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आइएगा, वीडियो बनाइएगा। तो बिल्कुल दोस्तों, आज मैं आपके सामने यानी 34 यानी 34 क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो आपके सामने वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। इनको आपको अच्छे से याद कर लेना। कितने क्वेश्चन है? 34 क्वेश्चन है, ठीक है, 34 क्वेश्चन। तो इनको अच्छे से आप रटा लगा लेना। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं 7-8 क्वेश्चन जो हमने पहले करवाए भी हैं, उनको भी मैंने शामिल किया है। तो ऐसे कुल मिलाकर 34 क्वेश्चन है। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना दोस्तों, और जो चैनल पर नहीं तो जरूर सब्सक्राइब करना, ठीक है। अभी हम स्टार्ट करते हैं क्लास को। और प्रमुख, जैसे कल आपका एग्जाम है, बार बार कमेंट आ रहे थे कि भैया हमारा कल एग्जाम है तो प्रमुख इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आइएगा। तो बिल्कुल आपके सामने मैं वीडियो लेकर आ गया हूँ। चलो आगे देखिएगा। जो पहला आपको जो क्वेश्चन पूछा वो ये पूछा है कि समसीमांत उपयोगिता नियम के प्रतिपादक कौन है। बिल्कुल सभी को पता होगा दोस्तों, 4 ऑप्शन है आपके सामने, एच.एस. गोसेन, एडम स्मिथ, किन्स, या इनमें से कोई नहीं। तो जो एच.एस. गोसेन जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो है वो समसीमांत उपयोगिता नियम के क्या है? प्रतिपादक हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके बाद दोस्तों दूसरा जो क्वेश्चन है आपके सामने वो ये है कि वे प्रक्रिया जिसमें वस्तुओं में उपयोगिता का सृजन होता है कहलाती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है दोस्तों कि वह प्रक्रिया जिसमें वस्तुओं में उपयोगिता का सृजन होता है वो क्या कहलाती है। तो वो दोस्तों वो क्या कहलाती है? उत्पादन कहलाती है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर जो ए है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं प्रमुख तीसरा क्वेश्चन है आपके सामने कि फर्म द्वारा वस्तु के उत्पादन के लिए जो व्यय किया जाता है, जो खर्च किया जाता है, तो उन्हें क्या कहते हैं? आगत, निर्गत, लागत, या इनमें से कोई नहीं। तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? फर्म द्वारा वस्तु के उत्पादन के लिए जो व्यय किया जाता है उसे हम कहते हैं लागत। यानी ऑप्शन नंबर इसका जो सी है वो राइट हो जाएगा। उसे क्या कहते हैं? लागत कहते हैं, ठीक है। तो इसके बाद देखते हैं प्रमुख अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। अगला देखिएगा, चौथा क्वेश्चन पूछा है कि उत्पादन करने वाली इकाइयाँ क्या कहलाती है। तो उत्पादन करने वाली जो इकाइयाँ वो क्या कहलाती है? तो आप सभी को पता होगा दोस्तों, उत्पादन करने वाली इकाइयाँ जो है वो क्या कहलाती है? फर्म कहलाती है, फर्म, ठीक है, ध्यान रखना है। फर्म किसे कहते हैं? तो उत्पादन करने वाली इकाइयाँ जो है वो फर्म कहलाती है। नेक्स्ट आपके सामने 5वां क्वेश्चन लिया है समप्राप्ति। देखिएगा, समप्राप्ति ये क्या है? समप्राप्ति वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समप्राप्ति क्या है? समप्राप्ति तो उत्पादन द्वारा निर्गत के बाजार से बेचने से जो प्राप्त मुद्रा होती है, ठीक है, उत्पादन द्वारा निर्गत के बाजार से बेचने से प्राप्त जो मुद्रा है वो समप्राप्ति कहलाती है, ठीक है। तो ये समप्राप्ति की परिभाषा भी आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद जो अगला मैंने क्वेश्चन लिया वो ये लिया है सरकारी बजट और संतुलित बजट। ये मैंने करवाई भी है, बिल्कुल आप सभी ने अच्छे से नोट भी किया होगा। सरकारी बजट और संतुलित बजट किसे कहते हैं? तो सरकारी बजट में क्या होता है दोस्तों? सरकार की अनुमानित प्राप्तियों तथा व्ययों का वार्षिक विवरण जो है वो सरकारी बजट कहलाता है। जबकि संतुलित बजट में क्या होता है? जब कुल आय तथा कुल व्यय बराबर हो तो उसे हम क्या कहते हैं? संतुलित बजट कहते हैं, ठीक है। कुल आय और कुल व्यय दोनों बराबर होते हैं, ठीक है, कुल आय और कुल व्यय दोनों बराबर होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? संतुलित बजट। तो ये पूछा जा सकता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है सरकारी बजट और संतुलित बजट। इसके बाद 7वां क्वेश्चन है पूंजीवाद क्या है, इसकी प्रमुख विशेषता बताओ। तो देखिएगा, ये भी क्वेश्चन मैंने करवा दिया दोस्तों। प्रमुख 8 क्वेश्चन तो मैंने ऑलरेडी करवा रखे हैं, बाकी जो क्वेश्चन मैंने लिए हैं। एक ऐसी आर्थिक प्रणाली जिसमें उत्पत्ति के साधनों पर व्यक्तियों का निजी अधिकार होता है, ठीक है, निजी अधिकार होता है, और सभी व्यक्ति अपने साधनों का जो है प्रयोग लाभ कमाने के लिए करते हैं, उसे हम कहते हैं पूंजीवाद, ठीक है। अब प्रमुख इसकी विशेषता क्या है वो विशेषता देख लेते हैं। तो ये प्रमुख आपको ध्यान रखनी दोस्तों, पूंजीवाद की परिभाषा देखिएगा। पूंजीवाद क्या है? तो पूंजीवाद एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसी आर्थिक प्रणाली है जिसमें उत्पत्ति के साधनों पर व्यक्तियों का निजी अधिकार होता है, ठीक है, और सभी व्यक्ति अपने साधनों का प्रयोग लाभ कमाने के लिए करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? पूंजीवाद कहते हैं। अब जैसे प्रमुख पूंजीवाद की आपको विशेषता दे रखी है, पूंजीवाद की क्या दे रखी है? विशेषता दे रखी है। प्रमुख विशेषता की ओर देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो पहली विशेषता आपको नजर आ रही है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था मूल्य यंत्र के, ठीक है, मूल्य यंत्र के द्वारा नियंत्रित होती है। जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है वो मूल्य यंत्र के द्वारा नियंत्रित होती है। इसके अलावा आपके सामने दूसरा पॉइंट ये दे रखा है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में केंद्रीय योजना का अभाव पाया जाता है, ठीक है। तो ये प्रमुख कुछ पूंजीवाद की प्रमुख विशेषता आप देख सकते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है। पूंजीवाद में उत्पादक इकाइयों का उद्देश्य लाभ कमाना होता है। ये प्रमुख जो है पूंजीवाद की क्या होगी दोस्तों? विशेषता होगी। तो ये विशेषता भी आपको पूछी जा सकती है, पूंजीवाद क्या है, प्रमुख विशेषता, ध्यान रखिएगा। इसके बाद मैंने 8वां क्वेश्चन आपके लिए लिया है, वो है राजस्व घाटा, ठीक है। एक तो है राजस्व घाटा, एक है राजकोषीय घाटा। ये भी इंपॉर्टेंट है। राजस्व घाटा किसे कहते हैं? राजकोषीय घाटा किसे कहते हैं? तो राजस्व घाटा में क्या होता है दोस्तों? सरकार की राजस्व प्राप्तियों पर राजस्व की अधिकता को बताता है। जो राजस्व घाटा है वो सरकार की राजस्व प्राप्तियों पर राजस्व अधिकता को बताता है।
और राजस्व घाटा का सूत्र जैसे पूछा है, राजस्व घाटा बराबर क्या होता है, राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्ति। ठीक है, तो ये प्रमुख राजस्व घाटा हो गया। इसके बाद है राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा की यदि बात करें तो राजकोषीय घाटा में क्या होता है, सरकार की कुल प्राप्तियों पर कुल व्यय की अधिकता को बताता है। सरकार की कुल प्राप्तियों पर कुल व्यय की अधिकता को बताता है राजकोषीय घाटा। स्पष्ट है कि राजस्व घाटा तथा राजकोषीय घाटा दोनों में राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्तियों में सम्मिलित होती है। तो देखो ये राजकोषीय घाटा और ये राजकोषीय घाटा और राजस्व घाटा, यह भी आपको पूछा जा सकता है कि आप क्या समझते हैं राजकोषीय और राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा से। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने वैसे ऑलरेडी करवा रखा है, आपने देखा होगा। इसके बाद देखिएगा जो प्रमुख नवा मैंने क्वेश्चन लिया आपके लिए, नवा क्वेश्चन क्या है, नवा क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय का मापन जो है, मापन विधि कौन सी है, राष्ट्रीय आय की मापन विधि कौन सी है, मूल्यवर्धित विधि, व्यय विधि, आय विधि या उपरोक्त सभी। तो राष्ट्रीय आय की प्रमुख मापन विधि कौन सी है, तो यहाँ पर दोस्तों मूल्यवर्धित विधि है, इसके अलावा जो व्यय विधि है, आय विधि है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ये सभी जो है राष्ट्रीय आय की प्रमुख मापन विधियाँ हैं। ठीक है, तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है दोस्तों। इसके बाद हम देखते हैं प्रमुख अगला क्वेश्चन कि मुद्रा के कार्य बताओ। जैसे आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं मुद्रा के कार्य, जैसे विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक, मूल्य का संचय, इनमें से कोई नहीं, इनमें से सभी। तो मुद्रा के ये सब कार्य हो जाएंगे दोस्तों। मुद्रा जो है वो आदान प्रदान यानी विनिमय के माध्यम है, और मूल्य का मापक है, मूल्य का संचय है, इनमें से सभी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये प्रमुख मुद्रा के क्या हो गए, प्रमुख कार्य हो गए। 11वां क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिया है दोस्तों। 11वां क्वेश्चन है कि वस्तुओं में उपयोगिता का सर्जन किया जाता है, किसमें बताओ, वस्तुओं में उपयोगिता का सर्जन किया जाता है, उत्पादन, उपभोग, विनिमय या बाजार। तो वस्तुओं में उपयोगिता का सर्जन किया जाता है, ये क्या कहलाता है, तो उत्पादन कहलाता है। तो इस यहाँ पर भी जो है वो राइट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं प्रमुख अगला नेक्स्ट है आपके सामने जो क्वेश्चन है वो ये है कि निम्न में से पूंजीगत वस्तु हैं, कौन कौन सी पूंजीगत वस्तु है, पूंजीगत वस्तु के बारे में आपको बताना है। बताओ टेलीविजन, ट्रैक्टर, भोजन या कपड़ा। बताओ पूंजीगत वस्तु कौन सी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ट्रैक्टर जो है वो दोस्तों वो पूंजीगत वस्तु है। क्या है, पूंजीगत वस्तु है। ठीक है, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर बी। नेक्स्ट है आपके सामने अगला देखिएगा कि निवेश का क्या तात्पर्य है, निवेश का तात्पर्य समझाइए। निवेश का क्या अर्थ है, तो उत्पादन की दृष्टि से पूंजीगत वस्तुओं की खरीद पर किए जाने वाले व्यय को निवेश व्यय कहलाता है। उत्पादन की दृष्टि से पूंजीगत वस्तुओं की खरीद पर किए जाने वाला व्यय क्या कहलाता है, निवेश व्यय कहलाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको अच्छे से आपको याद करना है। एक अगला क्वेश्चन है प्रत्यक्ष कर के 2 उदाहरण लिखिए। प्रत्यक्ष कर के प्रमुख 2 उदाहरण आपको लिखने हैं, आयकर हो गया, निगम कर हो गया। ये प्रमुख प्रत्यक्ष कर के 2 प्रमुख उदाहरण है, वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। पूंजी हानि किसे कहते हैं, पूंजी हानि वेरी इंपॉर्टेंट है। पूंजी हानि किसे कहते हैं, तो बंद पत्र की मूल्य गिरावट से हुई हानि को बंद पत्रधारी की पूंजी हानि कहते हैं। बंद पत्र की मूल्य गिरावट से हुई हानि को बंद पत्रधारी को पूंजी हानि कहते हैं। इसके बाद आगे देखते हैं व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र का एक उदाहरण लिखिए। ये भी इंपॉर्टेंट है, व्यष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र, इसका प्रमुख उदाहरण बताना है। मजदूरी का निर्धारण करना, ये क्या कहलाता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र। और राष्ट्रीय आय का निर्धारण करना, ये कहलाता है समष्टि अर्थशास्त्र। तो यहाँ पर व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र के प्रमुख उदाहरण आप पूछे जाए तो इस तरीके से आपको लिखना है। तो ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके बाद मैंने आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, रिपीट भी होता है कि बताओ सकल घरेलू उत्पाद और जीडीपी क्या है। सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी क्या है, तो उत्तर आपको इसका लिखना है सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी क्या है। तो एक वर्ष में एक देश की घरेलू अर्थव्यवस्था में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के बाजार मूल्यों के योग को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। इसमें विदेशी नागरिकों द्वारा घरेलू अर्थव्यवस्था में कमाई गई आय को सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, तो ये जीडीपी क्या है, सकल घरेलू उत्पाद क्या है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है और आपके भी पूछा जा सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप अच्छे से याद कर लेना। सकल घरेलू उत्पाद और जीडीपी वाला आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। उत्पादन कारक का क्या आशय है, लिखिए उत्पादन कारक का क्या आशय है, वे कारक जिनकी सहायता से उत्पादन किया जाता है, जैसे भूमि है, पूंजी है, श्रम है, ये उत्पादन कारक हो गए। वे कारक जिनकी सहायता से उत्पादन किया जाता है, जैसे भूमि, श्रम, पूंजी, ये क्या हो गए, उत्पादन कारक के प्रमुख उदाहरण हो गए। अब देखिएगा ये एग्जाम में पूछा जा सकता है निबंधात्मक क्वेश्चन के अंदर कि जो व्यष्टि एवं समष्टि जो अर्थशास्त्र है, एक तो हमने देखा था व्यष्टि अर्थशास्त्र, एक है समष्टि अर्थशास्त्र। अब इनके बीच आपको अंतर के लिए क्या बोला है, अर्थशास्त्र दूसरे के पूरक है। हाँ, व्यष्टि या समष्टि अर्थशास्त्र एक दूसरे के पूरक है, उल्टे हैं, स्पष्ट की। तो दोस्तों एग्जाम में ये भी पूछा जाए तो आपके गलत नहीं होना चाहिए। व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र एक दूसरे के पूरक हैं। तो व्यष्टि तथा समष्टि अर्थशास्त्र एक दूसरे के पूरक है क्योंकि किसी फर्म द्वारा कच्चा माल या मशीन आदि खरीदते समय, ठीक है, खरीदते समय उसकी कीमत संपूर्ण अर्थव्यवस्था में उसकी मांग पर निर्भर करती है। इसके अलावा
अर्थशास्त्र की सामान्य प्रकृति का ज्ञान प्राप्त करने के लिए व्यक्तिगत इकाइयों के व्यवहार को प्रभावित करने वाले सिद्धांतों का ज्ञान जरूरी है। तो आप ये लिख सकते हैं व्यष्टि और समष्टि जो अर्थशास्त्र है वो एक दूसरे के पूरक किस प्रकार है, तो आपको जो है वो उत्तर इस तरीके से लिखना है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बोर्ड में पूछा जा सकता है निबंधात्मक क्वेश्चन के अंदर, इसको आप अच्छे से याद कर लेना। इसके बाद मैंने आपके लिए अगला 20वां क्वेश्चन लिया है, ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। पत्र मुद्रा और धातु मुद्रा में आपको बीच जैसा अंतर लिखना है कि धातु मुद्रा और पत्र मुद्रा में कोई 4 अंतर लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 3 ही अंतर लिख रखे हैं, कोई बात नहीं, आप 3 अंतर भी लिख सकते हैं, जो भी है। धातु मुद्रा और पत्र मुद्रा, धातु मुद्रा में क्या होता है दोस्तों, आपको पता होगा, जैसे प्रमुख सिक्के आ जाते हैं, सिक्के, ठीक है। धातु मुद्रा के अंदर ये क्या होता है, ये मुद्रा प्रणाली जो है वो महंगी होती है। इसमें देखो मुद्रा प्रणाली जो है वो महंगी होती है, आपको पता होगा, सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, तांबे के सिक्के, कांसे के सिक्के। तो ये प्रमुख जो सिक्के, ये मुद्रा प्रणाली बहुत महंगी होती है धातु मुद्रा। और धातु मुद्रा भारी भी होती है, सिक्के में वजन भी होता है दोस्तों, भारी भी होती है, ठीक है। धातु मुद्रा को संसार में कहीं भी स्वीकार किया जा सकता है, संसार में कहीं भी स्वीकार किया जा सकता है धातु मुद्रा को, जबकि पत्र मुद्रा को संसार में स्वीकार नहीं किया जाता, ठीक है। देखो धातु मुद्रा जो है महंगी प्रणाली महंगी होती है, जबकि पत्र मुद्रा प्रणाली जो है वो सस्ती होती है। इसी का अपोजिट उल्टा कर देना है, ठीक है। धातु मुद्रा भारी होती है तो आपको लिखना है पत्र मुद्रा हल्की होती है, ठीक है। धातु मुद्रा को संसार में कहीं भी स्वीकार किया जा सकता है, तो पत्र मुद्रा को संसार के कई भागों में स्वीकार नहीं किया जाता। जैसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा देखिएगा, यह पर पूछा है पत्र मुद्रा को केवल अपने देश में स्वीकार किया जा सकता है, क्योंकि इसे जारी कौन करता है, भारतीय रिजर्व बैंक। तो इस तरीके से दोस्तों पत्र मुद्रा और धातु मुद्रा में आप अंतर लिख सकते हैं। यह मुद्रा प्रणाली सस्ती होती है, यह मुद्रा प्रणाली हल्की होती है, पत्र मुद्रा को केवल अपने देश में ही स्वीकार किया जा सकता है। तो धातु मुद्रा और पत्र मुद्रा के बीच आप अंतर इस तरीके से लिख सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में पूछा जा सकता है दोस्तों, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन है आपके सामने। आगे जो क्वेश्चन लिया वो ये लिया है कि समष्टि अर्थशास्त्र के विशेष क्षेत्र में शामिल है, क्या शामिल है बताओ। ये पूछा है कि समष्टि अर्थशास्त्र के विशेष क्षेत्र में क्या शामिल है। राष्ट्रीय आय का सिद्धांत ये तो शामिल है, रोजगार का सिद्धांत ये भी शामिल है, सामान्य कीमत का स्तर ये भी शामिल है। तो इसका राइट आंसर हम कर देंगे उपयुक्त, सभी इसका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने देखिएगा, वस्तु एवं सेवाओं की मांग आती है, किस में आती है, परिवार से, फर्म से, सरकार से या इन सभी से। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परिवार से। वस्तु एवं सेवाओं की जो मांग आती है वो परिवार से आती है। नेक्स्ट है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो दोस्तों भारत का जो केंद्रीय बैंक है वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अगला, निम्न में से आर्थिक क्रिया है, कौन सी आर्थिक क्रिया है, उत्पादन, उपभोग, निवेश या उपरोक्त सभी। तो ये सभी जो है दोस्तों निम्न में से आर्थिक क्रिया के लिए बोला तो ये सभी हो जाएंगे, उत्पादन, उपभोग, निवेश, ये सब जो है आर्थिक क्रियाएं हैं, ठीक है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जब कीमत में वृद्धि होने के कारण वस्तु की मांग में कमी होती है तो उसे क्या कहते हैं। मांग में कमी, मांग में संकुचन, मांग में वृद्धि, मांग में विस्तार। तो उसे क्या कहते हैं, जब कीमत में वृद्धि होने के कारण वस्तु की मांग में कमी होती है तो उसे क्या कहते हैं, मांग में संकुचन। क्या कहते हैं दोस्तों, संकुचन, मांग में संकुचन ये कहते हैं इसको। इसके बाद देखते हैं इसका मांग में संकुचन हो जाएगा, इसका राइट आंसर मुद्रास्फीति से क्या आशय है। कई बार एग्जाम में पूछा गया मुद्रास्फीति से क्या समझते हैं। तो सामान्य कीमत स्तर में सतत वृद्धि की जो स्थिति होती है, सामान्य कीमत स्तर में सतत वृद्धि, निरंतर वृद्धि की स्थिति को क्या कहते हैं, मुद्रास्फीति कहते हैं। यहाँ पर परिभाषा दे रही है कि वे स्थिति जिसमें मुद्रा का मूल्य बिल्कुल गिर जाता है, मुद्रा बिल्कुल गिर जाती है, मूल्य बिल्कुल गिर जाता है, वस्तुओं की कीमत में वृद्धि होती है। देखो मुद्रा का मूल्य तो बिल्कुल गिर जाता है और वस्तुओं की कीमत में वृद्धि हो जाती है तो उसे मुद्रास्फीति कहते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समष्टि अर्थशास्त्र के जनक किसे कहा जाता है, तो जॉन मेनार्ड किन्स को समष्टि अर्थशास्त्र के क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसके बाद सीमांत लागत का सूत्र बताओ, आखिर सीमांत लागत का क्या सूत्र है। तो उत्तर आप लिखेंगे, सीमांत लागत बराबर होता है कुल लागत में परिवर्तन बटा निर्गत परिवर्तन। ये सीमांत लागत का प्रमुख सूत्र हो गया है, ठीक है। तो सीमांत लागत का सूत्र भी आपको अच्छे से याद करना है। स्थिर लागत किसे कहते हैं, स्थिर लागत उत्पादन के स्थिर साधनों पर जो व्यय किया जाता है उसे स्थिर लागत कहते हैं। उत्पादन के स्थिर साधनों पर जो व्यय किया जाता है, जो खर्च किया जाता है तो उसे स्थिर लागत कहते हैं। राजकोषीय नीति को क्या कहा जाता है, तो राजकोषीय नीति को बजटीय नीति भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बजटीय नीति, बजटीय नीति भी कहा जाता है राजकोषीय नीति को। इसके बाद आपके सामने 31वां क्वेश्चन है कि सार्वजनिक वस्तु सरकार के द्वारा ही प्रदान की जानी चाहिए, क्यों।
सार्वजनिक जो वस्तु है वो सरकार के द्वारा ही प्रदान की जानी चाहिए। क्यों की जानी चाहिए बताओ? तो आंसर आप लिखेंगे कि सरकार जो है, सरकार सार्वजनिक वस्तु के उत्पादन हेतु कर के रूप में जनता से अनिवार्य अंशदान प्राप्त करती हैं तथा अन्य कोई उपभोग शुल्क नहीं लेती हैं। अतः सार्वजनिक वस्तुओं के उत्पादन और वितरण को व्यवस्थित बनाए रखने के लिए इन्हें सरकार द्वारा ही प्रदान किया जाना चाहिए। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है दोस्तों कि सार्वजनिक वस्तु सरकार के द्वारा ही प्रदान की जानी चाहिए। क्यों? तो सरकार सार्वजनिक वस्तु के उत्पादन हेतु कर के रूप में जनता से अनिवार्य अंशदान प्राप्त करती है। ठीक है, कर के रूप में टैक्स लेती है सरकार तथा अन्य कोई उपभोग शुल्क नहीं लेती हैं। ठीक है, अतः सार्वजनिक वस्तु के उत्पादन और वितरण को, ठीक है, वितरण का मतलब हो गया फैलाव को व्यवस्थित बनाए रखने के लिए इन्हें सरकार द्वारा ही प्रदान किया जाना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से याद करके जाएंगे दोस्तों। सार्वजनिक वस्तु सरकार के द्वारा ही प्रदान की जानी चाहिए। क्यों? इंपॉर्टेंट है। इसके बाद सरकारी घाटे को कम करने के कोई 2 उपयोग का वर्णन करना है। राज्य को सरकारी घाटे को कम करने के कोई 2 उपयोग का वर्णन करना है। तो पहला तो आप लिख सकते हैं कि सरकार को कुशलतापूर्वक तथा मितव्ययतापूर्वक सरकारी व्यय करना चाहिए। ठीक है, और सरकार को उचित विधि द्वारा करों के माध्यम से अधिक से अधिक राजस्व प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। तो ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सरकारी घाटे को कम करने के कोई 2 उपयोग का आप इस तरीके से वर्णन कर सकते हैं। ये क्वेश्चन तो 32 ही हुए, अभी और लिए थे आगे, PDF में नहीं शामिल किए मैंने। चलो कोई बात नहीं, मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में लेके आ जाऊंगा। तो इस तरीके से ये 32 क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिए हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट है। इन क्वेश्चन को अच्छे से आपको याद करना है दोस्तों। ठीक है, देखो सरकारी घाटों को कम करने के कोई 2 उपयोग का वर्णन कीजिए, तो आप इस तरीके से उपयोग ये लिख सकते हैं। इसके बाद हमने देखा था, ये देखो सार्वजनिक वस्तु सरकार के द्वारा ही प्रदान की जानी चाहिए। क्यों? ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। राजकोषीय नीति को क्या कहा जाता है? ठीक है, और स्थिर लागत किसे कहते हैं? सीमांत लागत का सूत्र बताओ। समष्टि अर्थशास्त्र के जनक कौन है? मुद्रास्फीति से क्या आशय है? जब कीमत में वृद्धि होने के कारण वस्तु की मांग में कमी होती है तो उसे क्या कहते हैं? तो मांग में संकुचन। निम्न में से आर्थिक क्रिया कौन सी क्या है? भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? वस्तु एवं सेवाओं की मांग आती है परिवार से आती है। बताओ समष्टि अर्थशास्त्र के विषय क्षेत्र में क्या शामिल है? ये देखिएगा, ये हमने क्वेश्चन देखे जो वेरी इंपॉर्टेंट है। पत्र मुद्रा धातु मुद्रा के बीच अंतर। ठीक है, इसके अलावा देखिएगा ये अगला है, व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र एक दूसरे के पूरक के स्पष्ट कीजिए। और उत्पादन कारक का क्या आशय है लिखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा सकल घरेलू उत्पाद GDP क्या है? ये क्वेश्चन तो मुझे 100% लग रहा है पूछा जा सकता है दोस्तों। सकल घरेलू उत्पाद GDP क्या है? ठीक है, व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र का एक उदाहरण लिखिए। और पूंजी हानि किसे कहते हैं? प्रत्यक्ष करके 2 उदाहरण लिखिए। निवेश का क्या अर्थ है? ठीक है, निम्न में से पूंजीगत वस्तु कौन कौन सी है? वस्तु में उपयोगिता का सृजन क्या कहलाता है? तो इस तरीके से ये आप जो है क्वेश्चन देख सकते हैं। ये भी पूछा जा सकता है राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा। इसके अलावा पूंजीवाद क्या है और इसकी प्रमुख विशेषता क्या क्या है? ठीक है, सरकारी बजट को संतुलित करने के लिए संतुलित बजट किसे कहते हैं? सरकारी बजट संतुलित बजट किसे कहते हैं? संप्राप्ति से क्या आशय है? तो ये जितने भी जो क्वेश्चन आपको नजर आ रहे हैं दोस्तों प्रमुख हमने देखे हैं 32 क्वेश्चन, इनको आपको अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें दोस्तों, और चैनल पर नए तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे वापस आपको नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ओके, थैंक यू।